मैं खेम सिंह डहरिया, प्रोफेसर हिंदी विभाग। आज हम प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर तीर्थेश्वर सिंह जी से बातचीत करेंगे विविध पहलुओं पर। आप विश्वविद्यालय में 6 माह तक पति भी रहे हैं और कुलानुशासक के पद पर अभी कार्यरत हैं, सम्मानित कार्यपरिषद के सदस्य भी हैं। तो हम बातचीत प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं तीर्थेश्वर यहाँ प्रोफेसर 2011 25 अगस्त 2011 को प्रथम प्रोफेसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और तब से लगातार अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैं रहने वाला वाराणसी का हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। गांव के बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं रांची यूनिवर्सिटी चला गया था। वहाँ से हमने बीए ऑनर्स किया। वहाँ से वापस लौटने के बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हमने एमए हिंदी की और सर्वाधिक अंक के साथ विश्वविद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त किया। मेरे 3 भाई हैं जो सभी साइंस के हैं। अकेला मैं मानविकी या आर्ट्स विषय का विद्यार्थी था। मेरे घर में 5 डॉक्टर हैं, जिसमें 4 पीएचडी हैं। 9 सदस्यीय परिवार में हम 5 लोग डॉक्टर हैं, अर्थात सभी को पढ़ने की बड़ी अभिरुचि है और सभी अपने विषय में पारंगत हैं। किसान परिवार से मैं आता हूँ और मेरे भैया गांव में एक रघुवंश महाविद्यालय चलाते थे। प्रारंभिक जो नौकरी मेरी प्रारंभ हुई वह वहीं से प्रारंभ हुई। उसी महाविद्यालय में मैं प्राचार्य पद पर रहा और उसके बाद कल्याण कॉलेज भिलाई में स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंदी में प्राध्यापक रहा। और भाषा विज्ञान में जो मेरी रुचि बढ़ी उसके पीछे 2 घटनाएं हैं। एक तो हमारे गुरुजी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, डॉक्टर अशोक सिंह। उन्होंने कहा कि अगर हिंदी साहित्य में खूब अच्छा करना चाहते हो तो कहीं से एमए भाषा विज्ञान कर लो। भाषा विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको भविष्य में खूब पहचान देगा। पहली प्रेरणा वह मिली। और जब मैं कल्याण कॉलेज में आया तो कल्याण कॉलेज में आने के बाद वहाँ की जो विभागाध्यक्ष थी डॉक्टर सरोज प्रकाश, उन्होंने पहले ही मुलाकात में कहा कि क्या आप भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र पढ़ा लेंगे। कल्याण कॉलेज भिलाई कर रहे हैं, हम बात भिलाई कर रहे हैं। और पहली मुलाकात में मैंने संकल्प व्यक्त किया कि कोई दिक्कत नहीं है और मैं जो है वह भाषा विज्ञान पढ़ा लूँगा। लेकिन जब मैं पहली बार कक्षा में गया और पहला ही सवाल भाषा को जब लेके हुआ तो चूँकि मैं विद्यार्थी जीवन से आया था, तब मुझे लगा कि अगर मैं बच्चों के प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छे से दे सकूं, इसमें पारंगत हो सकूं, तो उसके लिए मुझे भाषा विज्ञान का गंभीर अध्ययन करना पड़ेगा। और 92 में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से मैंने भाषा विज्ञान विषय में एमए किया और द्वितीय स्थान वहाँ प्राप्त किया। और वह भाषा विज्ञान में जो रुचि बढ़ी, आज 30 साल हमें पढ़ाते हो गया। आज भी हम भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र की अनिवार्य रूप से प्रतिदिन कक्षाएं लेते हैं। उसका यह परिणाम हुआ, उसी को हम ऐसा कह सकते हैं कि धीरे धीरे भाषा विज्ञान में हमारी रुचि बढ़ती चली। जी। तो आपको चुनौती मिली और उस चुनौती को आपने स्वीकार किया और उसमें आप सफल हुए। जी। अगला प्रश्न है सर, आदिवासी भाषाएं जो आज लुप्तप्राय हो रही हैं, तो इसके संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है और क्या हो रहा है?
सरकार द्वारा और सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी थोड़ा इसके बारे में बताइए। और मैं आपके सामने देख रहा हूँ कि ये 4 शब्दकोश है, जिसमें जनजातीय भाषा शब्दकोश गोंडी हिंदी अंग्रेजी, जनजातीय भाषा शब्दकोश बैगानी हिंदी अंग्रेजी, जनजातीय भाषा शब्दकोश कोल हिंदी अंग्रेजी, और तीनों का जो यहाँ पे जनजातीय भाषा शब्दकोश हम देख रहे हैं, तीनों का जो संग्रह हिंदी, गोंडी, बैगानी, कोली और अंग्रेजी, तो ये शब्दकोश आपने तैयार किया है और ये आदिवासी भाषाओं के शब्दकोश हैं। तो इसके बारे में अभी थोड़ा सा बताइए कि ये काम कैसे मिला और आप इसमें कितनी सफलता आपको? वास्तव में 2011 में जब मैं विश्वविद्यालय ज्वाइन किया तो उस समय प्रथम कुलपति के रूप में प्रोफेसर CD सिंह यहाँ के कुलपति थे। वो जबलपुर की यात्रा में जब गए तो तुलसी की एक चौपाई सुनते हुए आदिवासी क्षेत्रों से जब गुजर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा, एक आंचलिक शब्दावली को सुनते हुए जब इतना अच्छा लग रहा है तो वाचिक परंपरा का जो आदिवासी भाषा साहित्य है उसका अध्ययन क्यों न किया जाए। उसी समय उनके मन में 2 सवाल आए। पहला यह कि आदिवासी भाषाएं जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है, अगर यह आदिवासी अपनी भाषा को छोड़ के धीरे धीरे मानक शब्द बोलने लगे तो उनकी भाषाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में चूंकि यह विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय जनजाति क्षेत्र में जनजाति लोगों के विकास के लिए बनाया गया, आदिवासी लोगों के विकास के लिए बनाया गया, तो उसी समय उनके मन में यह संकल्प आया कि क्यों न यहाँ के स्थानीय भाषा का संरक्षण किया जाए और एक लैब ऐसा बनाया जाए कि जब यहाँ कोई विद्वान यहाँ की संस्कृति का अध्ययन करने आए तो वह हमारे लैब में सबसे पहले भाषा सीखे और भाषा सीखने के बाद यहाँ के लोगों के बीच में जाए और वाचिक परंपरा का जो उनका समृद्ध साहित्य है उसका गहन अध्ययन स्वयं अपने से कर सके, किसी बैसाखी की जरूरत नहीं हो। इसी उद्देश्य को लेकर 2012 ईस्वी में कार्य परिषद का मैं उस समय सदस्य था। यह तय हुआ कि मानविकी और भाषा शास्त्र का जो अधिष्ठाता होगा उसी के नेतृत्व में यह भाषा सर्वे करवाया जाएगा। गोड़ बैगा कोल भाषा का संरक्षण करने के लिए शब्दकोश बनाया जाएगा और उसे अंग्रेजी और हिंदी में संरक्षित किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि यह इस उद्देश्य से किया गया, इस ध्येय को ध्यान में रखा के किया गया कि जब कोई समाज समाप्त होता है, कोई संस्कृति मरती है, आप जानते हैं कि एक संस्कृति का मरना, एक भाषा का मरना, एक संस्कृति का मरना है, तो संस्कृति का संरक्षण भाषा में होता है और गोंड बैगा कोल की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उसकी भाषा संरक्षित करना बहुत आवश्यक था। और इसी उद्देश्य को लेकर हमारा विश्वविद्यालय 45 लाख के प्रोजेक्ट के साथ मैसूर भाषा संस्थान के जो रिसर्चर थे और वहाँ के जो अधिकारी थे देवी प्रसाद और उस समय मिश्रा, प्रोफेसर मिश्रा हुआ करते थे वहाँ के डायरेक्टर, गणेश देवी जी और गणेश देवी जी जो भारत देश के माने जाने भाषाविद हैं, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो प्रोफेसर अन्विता अभी हैं जिन्होंने ग्रेट अंडमानी लैंग्वेज पर काम किया है, सबके सहयोग और मार्गदर्शन को लेकर एक 12 अनुसंधान कर्ताओं की, युवाओं की एक टीम बनाई गई और 4 युवा, एक गोड़ को लेके, एक बैगा को लेके, एक कोल के लेके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, शहडोल डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद बस्तर के नारायणपुर जैसे ध्रुव क्षेत्र में, कांकेर क्षेत्र में, जगदल क्षेत्र में गोड़ बैगा कोल भाषा का सर्वे प्रारंभ किया और हमारा लक्ष्य था कि 1 वर्ष के अंदर हम 3 डिक्शनरी बना लें और 1 वर्ष के अंदर कन्वोकेशन जब हुआ जिसमें महामहिम प्रणब मुखर्जी जी आए थे, उसी अवसर पर इस डिक्शनरी का विमोचन हुआ
सभी ने इस काम को बहुत सराहा। और जहाँ तक डहरिया जी का यह सवाल है कि सरकारी स्तर पर और सेवी संस्थाओं के स्तर पर आज आदिवासी भाषा के संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है, तो यह सभी को ज्ञात है कि सरकारी स्तर पर जो प्रयास किए गए वह जमीनी बहुत साबित नहीं हुए। हमारा जो प्रयास हुआ, हमारे विश्वविद्यालय का जो प्रयास हुआ, उसके लिए मैं माननीय कुलपति महोदय जो प्रथम कुलपति थे उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वो निरंतर उसकी मॉनिटरिंग करते रहे और हमारे बच्चे जमीनी स्तर पर गए। हम सभी लोग गोंड बैगा कोल के ध्रुव इलाके में गए और इस उद्देश्य को लेके गए कि मानक गोणी शब्द, मानक बैगा शब्द, मानक बैगानी शब्द का हम सर्वे करेंगे। और इसके लिए यह एक उद्देश्य, यह एक लक्ष्य भी बनाया गया कि 70 वर्ष के वह बुजुर्ग जो बाजार से नहीं जुड़े हैं, जो मुख्य धारा के समाज से नहीं जुड़े हैं, उन्हीं के पास मानक व शब्दावली होगी। हमारी सर्वे टीम उन्हीं लोगों के पास से जाकर उसको लाने की कोशिश की। सरकारी संस्थाएं या सेवी संस्थाएं उतनी संकल्पित होकर काम नहीं कर पाई। अगर वह सब कुछ समवेतित होता, हम सब मिलजुल के करते, तो शायद परिणाम और अच्छा होता। वह नहीं हो पा रहा है। सरकारी संस्थाएं जो काम कर रही हैं वह जमीनी स्तर पर उतना नहीं कर पाई हैं, नहीं तो और अच्छा होता। आपने कहा कि पुरानी पीढ़ी जो उनके गोंडी हो, कोली हो, बैगानी हो, उनके मूल शब्द उनके पास हैं, और जो नई पीढ़ी है, उनके जो बच्चे हैं, वो आपने बाजार की बात भी की, तो बाजार, आधुनिकीकरण, इन सब का प्रभाव क्या युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है, जिसके कारण वो जैसे हिंदी अंग्रेजी मिला के इंग्लिश हो जाता है, ऐसे ही वो गोंडी, कोली और बैगानी के जो शब्द हैं वो आधुनिकीकरण के प्रभाव में, हिंदी के प्रभाव में आकर के कुछ ऐसे हो जा रहे हैं। वास्तव में प्रोफेसर डहरिया जी का प्रश्न बहुत प्रासंगिक और सामयिक है कि आज जो मातृभाषा है, उस मातृभाषा पर जो हमारी युवा पीढ़ी है, उस तरह से उनका स्नेह और प्रेम नहीं रहा है। उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि अपनी भाषा के मोह को छोड़ के जो वो आधुनिकीकरण के दौर में चल रहे हैं और सुविधाजीवी समाज के साथ जो उनका जुड़ाव हो रहा है, वह विकास के लिए तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपनी संस्कृति के साथ न्याय नहीं है। अगर वह अपनी संस्कृति को संरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी भाषा को संरक्षित रखना चाहते हैं, ये सभी जानते हैं कि जब अंडमान निकोबार में ज्वार आया, जो बड़ा विनाश हुआ, उस समय जो सुविधाजीवी समाज था उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, और ग्रेट अंडमानी जो आदिवासी समाज के व्यक्ति थे उनका नुकसान नहीं हुआ। यह इस बात का संकेत करता है कि उनके पास वैज्ञानिक अवधारणाएं खूब हैं, जो वैज्ञानिक अवधारणाएं इनके पास, हमारे सुविधाजीवी समाज के पास नहीं है। अतः आज की युवा पीढ़ी को इस विषय पर गंभीर होना होगा कि वह अपना विकास भी करें, बाजार से भी जुड़ें, लेकिन अपनी संस्कृति से उनका जो मोह होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, उसके संरक्षण के लिए अपनी मातृभाषा से जो जुड़ने के लिए होना चाहिए, वह बहुत जरूरी है। जब हम क्लासों में गोणी बच्चे से पूछते हैं कि गोणी आती है, तो उनका उत्तर नकारात्मक होता है। यह बहुत दुखद है। यह आधुनिकीकरण का प्रभाव है कि वो धीरे धीरे अपनी भाषा से दूर हो। विश्वविद्यालय एक परियोजना पे आप तो काम कर चुके हैं, इतना बड़ा काम आप सब कुछ निर्माण का किए हैं। यदि विश्वविद्यालय और आपको काम इसमें आगे दे, तो क्या योजना है आपकी कि आगे कुछ करने का विचार और है भाषा शब्दकोश को लेकर के, या भाषा और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए? प्रोफेसर डहरिया जी का सवाल यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि जो 2012 और 13 के बीच में काम हुआ, उस काम का रेखांकन हुआ और भारत के बड़े भाषाविद जिन्होंने पीपुल सर्वे ऑफ इंडिया किया था, लगभग 100 करोड़ की परियोजना, वह जब यूनेस्को द्वारा स्थापित लुप्त प्राय भाषा के चेयरमैन बने, तो हमें उन्होंने स्पेशली
भरी सभा में कहा, जिसमें हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर कटीमनी साहब उपस्थित थे, कि तीर्थेश्वर जी, आपने जो भाषा सर्वे किया है बहुत ईमानदार आपका प्रयास है, इसलिए सबसे पहले मैं द्वितीय फेज के लिए आपको 5 करोड़ 60 लाख रुपया आवंटित करता हूँ। दुर्भाग्य से वह परियोजना फिर हमारे पास नहीं रही और उस पर मैं आगे काम नहीं कर पाया। वह फिर प्रोफेसर दिलीप सिंह उस काम को कर रहे हैं। मुझे ये ज्ञात नहीं है कि वह काम अभी किस स्तर पर है, लेकिन जैसा कि प्रोफेसर डहरिया का सवाल था कि क्या आपको भविष्य में ऐसा कोई काम मिलेगा तो आप करेंगे। अब इस समय अनुकूल स्थितियां हैं। हमारे वर्तमान वाइस चांसलर बड़े प्रगतिशील सोच के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर प्रकाश मणि जी के उपस्थिति में हम पुनः एक इस परियोजना में काम करना चाहेंगे। इसके लिए धीरे धीरे हम तैयारी कर रहे हैं कि इस परियोजना में एक बड़ा कार्य हम करें और कई जगह से हमें संकेत भी मिल रहा है कि आप आगे बढ़िए, हम पूरा सहयोग करेंगे। निश्चित रूप से आपका काम बहुत सराहनीय है और सम्मानित भी है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये गौड़ी हिंदी अंग्रेजी जो शब्दकोश की एक ये है, आपका बैगानी हिंदी अंग्रेजी दूसरा शब्दकोश है, तीसरा है आपका हिंदी बोली अंग्रेजी, तीन आपकी डिक्शनरी, और तीनों का एक जो समवेत रूप है ये हमारा हिंदी गौड़ी बैगानी कोली और अंग्रेजी में दिखाई दे रहा है। तो 4 भाषाओं का ये आपका 3 भाषाओं में 4 शब्दकोश तैयार किए और इसके बाद आप 3 भाषाओं को 3 जनजातीय बोलियों को और लेने वाले थे, जिसमें कौन कौन सी? पनिका थी, भुइयाँ थी और एक और उरांव बोली की बात हमने किया था। दुर्भाग्य से उस परियोजना में हम आगे काम नहीं कर सके। मुझे ICCR उसमें फंडिंग करने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत वजह से हम उस काम में आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अब धीरे धीरे अनुकूल परिस्थितियां हैं। प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी जी लगातार हमसे कह रहे हैं भविष्य में हम इस परियोजना को और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाएंगे और जो कमियां शेष रह गई इस डिक्शनरी के बनाने में, कि पूर्ण रूप से हम इसको डिक्शनरी फॉर्म में नहीं ला पाए, हम अब तकनीक का सहारा लेके जो डिक्शनरी मान्य डिक्शनरी है उस रूप में हम उस भाषा सर्वे को करेंगे। वास्तव में यह इस विश्वविद्यालय का संकल्प भी था कि पूरे भारत देश की जो आदिवासी भाषाएं हैं धीरे धीरे उनका सर्वे किया जाए, उनका शब्दकोश बनाया जाए और उन्हें अंग्रेजी और हिंदी में उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दिया जाए, जिससे आप जानते हैं जब किसी लिपि में किसी चीज़ को संरक्षित कर दिया जाता है तो वह स्थान और काल से मुक्त हो जाता है। और ऐसा प्रयास अगर हो गया तो भविष्य में जब हम आदिवासी संस्कृति, भारत के जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं उनकी संस्कृतियों को समझने का प्रयास करेंगे, उनके जीवन शैली को जानने का प्रयास करेंगे, उनके मेडिसिनल नॉलेज को जानने का प्रयास करेंगे, प्रकृति के साथ जो उनका जुड़ाव है उसे जानने का प्रयास करेंगे, तो उस समय यह डिक्शनरी मार्गदर्शक बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जब यहाँ लैंग्वेज लैब बन जाएगा और सभी भाषाओं का प्रशिक्षण विद्वान लेके जिस भी भाषा में कुछ काम करना चाहेंगे, कुछ अनुसंधान करना चाहेंगे, कुछ शोध करना चाहेंगे, तो हमारे पास इतना कुछ होगा कि पूरे विश्व को आदिवासी संदर्भ में आगे बढ़ने के लिए हमारा विश्वविद्यालय मार्गदर्शक बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। निश्चित रूप से आपने कुलपति जी की बात की, तो हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी को हम देख रहे हैं कि हिंदी के प्रति उनका इतना गहरा लगाव है कि आते से ही उन्होंने UG PG से लेकर और PhD तक जो अंग्रेजी माध्यम में हमारा जो परीक्षा प्री टेस्ट होता था उसको उन्होंने दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में, दोनों में करा दिया। तो उनके हिंदी के प्रति उनके लगाव को वो दिखाई देता है।
और इसके साथ ही हम देखते हैं कि कोरोना काल में जो सेमिनारों की जगह वेबिनार चल रहे हैं, तो 100 से अधिक वेबिनार में लगातार हम देख रहे हैं कि वो हिंदी में व्याख्यान दे रहे हैं, वक्ता के रूप में बोल रहे हैं, अतिथि के रूप में बोल रहे हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी उनका लगातार व्याख्यान हो रहा है, तो हिंदी के प्रति उनका निश्चित रूप से झुकाव है और आशा करते हैं कि भविष्य में आपको निश्चित रूप से वो भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए, जनजाति भाषाओं के लिए आपको निश्चित रूप से सर काम देंगे माननीय कुलपति जी। सर, अगला मेरा सवाल है कि हिंदी को के परिप्रेक्ष्य में है, हिंदी को बढ़ाने में भोजपुरी हो, बघेली हो, अवधी हो या ब्रज भाषा हो, बोली हो, इन सब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परंतु हम देखते हैं कि हिंदी अभी तक राजभाषा ही बन पाई है और इसको राष्ट्रभाषा बनने में और कितना समय लगेगा और क्या कठिनाइयाँ इसमें आ रही हैं, थोड़ा सा इस बारे में भी। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, धरिया जी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह भाषा प्रेम उनका दर्शाता है। मैं माननीय कुलपति महोदय को भी बधाई देता हूं कि लगातार हिंदी में जो आप व्याख्यान कर रहे हैं, न केवल हिंदी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर। उनका व्याख्यान में इतनी रुचि इस बात का संकेत करता है कि विभिन्न विषयों का जो उनका ज्ञान है उसमें वो बड़े परिपक्व हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि वो हर चीज़ को खूब पढ़ते हैं, खूब अच्छे अध्येता हैं। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। उनके हिंदी विकास के योगदान को मैं रेखांकित करता हूँ, क्योंकि अगर हमारे बीच ऐसा कोई अगुआ हो, हमारा गार्जियन हो, इस तरह का कार्य करे तो धीरे धीरे हमारा विश्वविद्यालय एक लघु भारत है। पूरे भारत देश के लोग यहाँ हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि अगर हम धीरे धीरे यहाँ से दीप जलाएंगे, जिसमें दक्षिण भारत के भी लोग हैं, पश्चिम के भी लोग हैं, पूरब के भी लोग हैं, उत्तर के भी लोग हैं, सारे तरफ के लोग हिंदी के दीप को लेके अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे और कहेंगे कि देखिए हमारा विश्वविद्यालय ऐसा है जो हिंदी का दीपक जला रहा है। यह छोटा सा प्रयास ही धीरे धीरे हिंदी को उचित स्थान दिलाएगा। और कल मैं जब व्याख्यान दे रहा था तो उसमें यह भी कहा था कि देखिए जब व्यावसायिकता आती है, जब हमारी ज़रूरतें आती हैं, तो वह हमारे लिए एक सहयोग का कार्य भी करती है। हिंदी धीरे धीरे व्यावसायिकता की भाषा बनती जा रही है, प्रयोजन मूलक होती जा रही है, क्योंकि सभी को मालूम है कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी लोग इधर उधर आते जाते हैं और निवास करते हैं। अगर आप दक्षिण भारत में जाइए, सामान्य शिष्टाचार में बातचीत करने की कोशिश करिए तो वह हिंदी नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही कहेंगे कि आपके टेम्पो से मैं यहाँ यात्रा करना चाहता हूँ तो वह तुरंत तैयार हो जाएंगे। यह इस बात का सूचक है कि धीरे धीरे राष्ट्रभाषा व्यवसाय के माध्यम से पूरे देश में अपना प्रचार प्रसार बढ़ा रही है और वैश्विक स्तर पर भी अगर हम देखें तो वह प्रचार प्रसार बढ़ा रही है। और दहिया जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया कि बोलियां जो हैं उसके विकास को देखती हैं। सभी जानते हैं कि हिंदी 18 बोलियों का समूह है, उसमें नेपाली भी शामिल है। तो जो उसकी क्षेत्रीय बोलियां हैं, वो क्षेत्रीय बोलियां हमारे हिंदी को समृद्ध कर रही हैं। और इतना ही नहीं, अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो भोजपुरी जो है कई देशों की राजभाषा है। ये अलग बात है कि हमारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन अगर आप मॉरिशस चले जाएं तो वहाँ की राजभाषा अगर कोई है तो भोजपुरी है, जो हिंदी की एक बोली है। सूरीनाम चले जाएं तो वहाँ राजभाषा हिंदी है। फिजी में चले जाएं तो वहाँ भी यही स्थिति है। और मैं जब 2007 में वहाँ अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क शहर में से मैं न्यू जर्सी जब जा रहा था तो स्टेशन पर जब पहुँचा तो अंग्रेजी में एक से पूछा कि मुझे न्यू जर्सी जाना है, प्लीज़ गाइड मी। तो उसने ऐसी अंग्रेजी बोली कि मेरे समझ में नहीं आया। तब तक देखते ताकते इधर की कौन मिले, मुझे एक व्यक्ति मिला और जैसे ही मैंने कहा कि मुझे न्यू जर्सी जाना है तो उसने भोजपुरी में कहा कि
कहाँ से हुआ हो, तो यह इस बात का सूचक है कि हम वैश्विक स्तर पर भी अगर जाएं तो अपनी भाषा और बोली हर जगह हमें वह रास्ता देती है, सहयोग देती है। यह इस बात का सूचक है कि हिंदी राष्ट्रभाषा ही नहीं, वैश्विक भाषा की तरफ अग्रसर है। अगर हम यूरोप जाएं, अगर हम अमेरिका जाएं, अगर हम अरबी कंट्री में जाएं, तो सब जगह हिंदी बोलने वाले हैं, हिंदी जानने वाले हैं, हिंदी समझने वाले हैं। तो इस बात को हमें कहने में यह अलग बात है कि राज्य भाषा के रूप में अभी भी हम अटके हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे सरकार, गृह मंत्रालय यह प्रयास कर रहा है कि राज्य भाषा के रूप में भी हिंदी को स्वीकार किया जाए। और वह दिन दूर नहीं है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों रूप में हिंदी प्रतिस्थापित हो। निश्चित तौर पे सर, आपने विश्व की बात भी की, तो मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, इन सब की बात की है। तो हम देखते हैं कि जब देश स्वतंत्र हमारा नहीं हुआ था तो एग्रीमेंट के आधार पर मजदूरों को, जैसे गिरमिटिया कहा जाता है, तो वो विदेशों में साउथ अफ्रीका से लेकर के, फिजी से लेकर के, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड, कई देशों में हमारे मजदूर गए और उन्होंने अपने साथ, देखते हैं कि गीता और रामायण, रामचरितमानस अपने साथ ले गए, और जिसके माध्यम से अवधी और भोजपुरी इन भाषाओं का जो है विदेशों में खूब प्रचार प्रसार भी हुआ है। वैश्विक स्तर पर उसको निश्चित तौर पर मान्यता मिली है। और विज्ञापन की भी आपने बात की, तो सोनी टीवी और जो बच्चों के जो कार्टून हैं से लेकर के सब में अंग्रेजी चैनल जो आए थे, उनको मजबूरन हिंदी में उसको परिवर्तित करना पड़ा, क्योंकि वो बाजार की बात थी कि हमारा हिंदी भाषी देश है, और इसके कारण उनको हिंदी में वो परिवर्तित करना पड़ा और अपना व्यवसाय वो चला भी रहे। तो निश्चित तौर पे चाहे विज्ञापन हो, चाहे मजदूरों के माध्यम से हो, हिंदी का प्रचार हुआ है और राष्ट्रभाषा भी बनेगी। और मेरे ख्याल से विश्व भाषा के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अभी 6 भाषा हैं और 7वीं भाषा के रूप में निश्चित तौर पे हिंदी को मान्यता मिलेगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास भी है। अगला सर प्रश्न है, अंतिम प्रश्न भी इसे कह सकते हैं, कि आपने अकादमिक के साथ साथ प्रशासनिक दायित्वों का भी निर्वहन किया है, आप डॉक्टर भी रहे हैं और कार्यपरिषद सदस्य भी रहे हैं, और कुलपति के दायित्व का भी निर्वहन आपने किया, और उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति जी ने फिर से आपको कुलानुशासक और कार्यपरिषद सदस्य नामित किया है। तो थोड़ा सा प्रशासनिक अनुभव के बारे में आपका अपना थोड़ा सा अनुभव बताएं। देखिए, हमने यह सीखा है जीवन से कि अकादमिक क्षेत्र हमारा निजी होता है, लेकिन जैसे ही हम प्रशासनिक जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन सार्वजनिक होता है। और ऐसी स्थिति में हमारे जितने भी प्राध्यापक साथी हैं, गैर शिक्षकेतर साथी हैं और हमारी सुविधाओं से जुड़े हुए कर्मचारी, उन सबके प्रति हमारा दायित्व बढ़ता है। उनके हम सुख दुख के साथी हों, उनके विकास के साथी हों, यह हमारा दायित्व बनता है। और यह दायित्व बोध जैसे ही मन में आता है, धीरे धीरे हम उनसे जुड़ते हैं, उनके विकास से जुड़ते हैं और उनकी समस्याओं को जब दूर करने का प्रयास करते हैं तो हम प्रशासनिक रूप से भी सफल हो जाते हैं। तो एकेडमिक दायित्व एकदम निजी होता है, केवल विद्यार्थियों तक सीमित होता है, लेकिन जब हम प्रशासनिक दायित्व में होते हैं तो हम निजी नहीं रह पाते, हम सार्वजनिक हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारा धैर्य, हमारा जो है उपकार करने की भावना, दूसरे के कष्ट दूर करने की भावना, सबके समस्या के समाधान करने की भावना, सभी को धर्म, जाति और छोटे बड़े सबसे मुक्त होकर उनके साथ जुड़ने की भावना जब हमारे साथ होती है तो हम वहाँ भी सफल होते हैं। हम सारे पदों पर, यूनिवर्सिटी के जितने भी बड़े पद हैं सब पर रहे और मेरा बड़ा सुखद अनुभव रहा। कभी भी मुझे किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और हर कार्य में हम अपनी सफलता बनाए। कुछ जगह जरूर निराशा होती है, कुछ जगह हम जरूर असफल होते हैं, लेकिन वह असफलता हमें सफलता के लिए रास्ता भी बताती है। और धीरे धीरे उन चीज़ों को दूर करके जहाँ
थोड़ी बहुत असफलता होती है, बाद में हम उसे सफल बनाने के लिए जो हमारे कार्य से कमी रह जाती है उसे हम दूर करके फिर उस कार्य में हम सफल हो जाते हैं। इसलिए हम दोनों कार्यों में अपने को लगता है कि हमें संतुष्टि मिली, ऐसा मेरा विश्वास है। ये अलग बात है कि हम पूरी तरह से संतुष्ट सबको नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि हम स्वच्छ मन से अपने प्रशासनिक कार्य का निपटारा करें, तटस्थ मन से अपने प्रशासनिक कार्य का निपटारा करें, और उसमें मुझे सफलता मिली। और कुलपति के दायित्व में तो मुझे लगता है कि किसी तरह की परेशानी मुझे नहीं हुई। इसमें आपने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे जिसके कारण आपको जाना भी जाता है। 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय मेडिकल और मैं बताता हूँ। वो 2-3 निर्णय जो हमने लिए थे उसमें सबसे पहला जो निर्णय लिया था कि हमारे यहाँ जो गार्ड थे उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था, उनका वेतन समय से नहीं मिलता था। पहला कार्य आते ही मैंने यह किया कि गार्ड की तनख्वाह जो 2,500 रुपये मिलती थी वह 7,000 हुई। उनका नियमित 10 तारीख को वेतन उनके खाते में चला जाता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था कि हमारे जितने भी प्राध्यापक साथी और हमारे अपने लोग जो इस यूनिवर्सिटी की सेवा से जुड़े हुए हैं, उनको स्वास्थ्यगत सेवाओं में बड़ा कठिनाई होती थी बिलिंग कराने के लिए। उसके लिए भी हमने एक मेडिकल सुविधाएं दी कि हम एक निश्चित राशि उनको दे देते थे, और जो बहिरंग सेवा थी उस बहिरंग सेवा के नाम पर उन्हें बिल के कार्य से मुक्ति मिल जाती थी। दूसरा महत्वपूर्ण काम हमने किया कि 5 दिवसीय यह बनाया, क्योंकि यह विश्वविद्यालय कठिन स्थल पर है, कठिनाई भरे जगह पे है, दुर्गम जगह पे है। काफ़ी जगह है, 5 दिवसीय भी कई जगह था, तो और उसका भी आधार लिया। जी जी। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम हमने किया कि हमारे जितने प्राध्यापक साथी थे उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अमरकंटक में पढ़ते थे, उन्हें सुविधा देने के लिए, विद्यार्थियों को सुविधा देने के लिए बस सेवा प्रारंभ की गई। मेरे ही समय का यह निर्णय है कि 5 इंक्रीमेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर को मिली वह मेरे ही समय मिली। यह कुछ महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्य लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए हमने किया था, जिसके कारण आज भी हमें लोग साधुवाद देते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि हम किसी के काम में। धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उनका विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने स्वागत भी किया। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आज की बातचीत को हम यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर डहरिया जी।